नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप नाम रख दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। जो राष्ट्रपति भवन है, इनके वास्तुकार को भी कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। इनके वास्तुकार जो थे एडवर्ड लुटियंस थे। एडवर्ड लुटियन राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार थे, ठीक है। और जो राष्ट्रपति भवन है किस एक पहाड़ी पे बनाया गया है, तो ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। रायसीना हिल्स याद रखिएगा, रायसीना हिल्स पे बनाया गया है। रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। और इसके वास्तुकार कौन है? एडवर्ड लुटियन है। जो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं कौन है, तो उनको भी याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। इनको भी याद रखिएगा, क्रम में ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। और महिला के रूप में देखा जाए तो भारत की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, ये संथाल जनजाति से हैं। और अगर ये देखा जाए तो ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और उम्र के हिसाब से देखा जाएगा तो आज तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वीं राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला स्वदेशी रूप से निर्मित तलवार श्रेणी का युद्धपोत लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है त्रिपुट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, त्रिपुट इसका नाम है। 2016 में, अक्टूबर 2016 में भारत और रूस के बीच में एक समझौता हुआ था। भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ था। भारत ने ये समझौता किया था 4 फ्रिगेट खरीदने के लिए। 4 फ्रिगेट के लिए समझौता हुआ था, जिसमें से 2 फ्रिगेट जो थे तमाल और तुसील, 2 फ्रिगेट को डायरेक्ट आयात करना था रूस से। तो इसको दोनों को आयात करना था, डायरेक्ट रूस से इसको आयात करना था। लेकिन जो शेष 2 फ्रिगेट थे उनको टेक्नोलॉजी उसका हस्तांतरण किया जाना था, जिसको प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर सकते हैं। तो उसको GSL जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाना था उन 2 फ्रिगेट के लिए। उसी के तहत जो पहला फ्रिगेट बन के तैयार हुआ है उसी का नाम है त्रिपुट, याद रखिएगा। तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा पहला स्वदेशी रूप से निर्मित जो फ्रिगेट है वो है त्रिपुट है। तो इसको याद रखिएगा। यह जो त्रिपुट है एक उन्नत बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रिगेट है और यह पनडुब्बी रोधी है। भूमि पर हमला करने में सक्षम है, भूमि पर हमला करने में सक्षम है। और ये समुद्री डकैती रोधी है, खोज और बचाव अभियान में भी ये सक्षम है, यह फ्रिगेट जो त्रिपुट है। तो इसको याद रखिएगा। और इस जो त्रिपुट है, त्रिपुट पे ब्रह्मोस मिसाइल को भी ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस है। और इसी के साथ इस पे वायु रक्षा प्रणाली भी इस पे इस त्रिपुट पे वायु रक्षा प्रणाली से भी लैस है। और इस त्रिपुट की जो लंबाई है 125 मीटर है। 125 मीटर इसकी लंबाई है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है 15 मीटर इसकी चौड़ाई है। त्रिपुट की अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 28 समुद्री मील है, समुद्री मील।
पर घंटा इसकी स्पीड है, तो 28 समुद्री मील पर घंटा इसकी स्पीड है। जो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत 4 रक्षा शिपयार्ड काम करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। जो पहला है, पहला गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, पहला गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। दूसरा जो है मझगांव है, मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड है। मझगांव पूरा नाम इसका मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड है। और जो तीसरा है गार्डन रिच है, गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है। और जो चौथा है वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। तो ये 4 जो रक्षा शिपयार्ड हैं ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं। तो जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है गोवा में स्थित है, मझगांव मुंबई में स्थित है, और जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है वो कोलकाता में स्थित है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंगोलिया में। मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर, उलान बटोर में ही इसका आयोजन किया गया है, मंगोलिया की राजधानी में। जो कॉन्क्वेस्ट है यह एक बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है, बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में, लेकिन 2003 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यह बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास नहीं था। उस समय यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, और यह मंगोलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की थल सेनाओं के बीच में एक सैन्य अभ्यास था। लेकिन 2008 से इसे बहुपक्षीय बना दिया गया, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास बना दिया गया, और इसमें भारतीय थल सेना ने भी भाग लेना शुरू किया। तो भारतीय थल सेना भी इसमें भाग लेती है। जो कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास है भारतीय थल सेना भी इसमें भाग लेती है। भारत और मंगोलिया के बीच में एक बहुत ही फेमस सैन्य अभ्यास है जो नोमैडिक एलिफेंट के नाम से फेमस है, नोमैडिक एलिफेंट है। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अभी जो इसका 2024 में 16वां जो इसका संस्करण का आयोजन किया गया था, मेघालय में किया गया था। मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा, उमरोई में मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में सोने का सिक्का जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहरुख खान के सम्मान में सोने का सिक्का जारी किया गया है। किस बंदरगाह पर देश की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे देश की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की गई है। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इसका पुराना नाम नहावा सेवा है, नहावा सेवा है, और यह मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी याद रखिएगा। जो भारत में जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, एक बार उनको हम देखते हैं। तो गुजरात में जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है। हालांकि इसका नाम 2017 में चेंज कर दिया गया था, अब दीनदयाल उपाध्याय हो गया है, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, कांडला बंदरगाह का नाम। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक है मुंबई बंदरगाह, और एक है नहवा सेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। इसी तरह से गोवा में एक है मुर्मुगावा बंदरगाह जो है गोवा में स्थित है, और जो कर्नाटक में स्थित है उसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है।
जबकि केरल में जो बंदरगाह है, कोच्चिन बंदरगाह केरल में स्थित है। तो कोच्चिन बंदरगाह कहाँ पे स्थित, किस राज्य में स्थित है, कोच्चिन में स्थित है। जो तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, एक है एन्नोर, एक चेन्नई है, चेन्नई बंदरगाह है, और एक है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह चेन्नई में। 3 बंदरगाह तमिलनाडु में, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। एन्नोर को का नाम बदल के कामराजर बंदरगाह कर दिया गया है, कामराजर बंदरगाह नाम कर दिया गया है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है और तूतीकोरिन तीसरा तमिलनाडु का प्रमुख बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम, उसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि उड़ीसा में जो बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है और पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। इस तरह से ये भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं इनको आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में लिथियम संसाधनों की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कर्नाटक में लिथियम संसाधनों की खोज की गई है। कर्नाटक के मांड्या जिले में, इसको भी याद रखिएगा, मांड्या जिले में इसकी खोज की गई है। मांड्या जिले में इसकी खोज की गई है और परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के द्वारा इसकी खोज की गई है। और अनुमान ये लगाया गया है कि मांड्या जिले में करीब 1600 टन लिथियम के भंडार हैं। ठीक है। जो लिथियम होता है, भारत लिथियम के लिए आयात पे ही निर्भर है और यह आयात मुख्य रूप से चीन और हांगकांग से करता है। भारत चीन और हांगकांग से आयात पे निर्भर है लिथियम के लिए। जो लिथियम होता है, लिथियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। वाइट गोल्ड कहा जाता है लिथियम को। सफ़ेद सोना कहा जाता है लिथियम को, क्योंकि ये चांदी के जैसे सफ़ेद होता है, लेकिन यह एक विषाक्त धातु होती है। विषाक्त धातु होती है लिथियम, तो इसको भी याद रखिएगा। और धातुओं में, सभी धातुओं में सबसे कम घनत्व का ये धातु होता है। कम घनत्व इसी का होता है। लिथियम का सबसे कम घनत्व किसका होता है? लिथियम का होता है। इसका उपयोग जो होता है बैटरी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है बैटरी बनाने में किया जाता है। और विशेष रूप से कौन सी बैटरी? जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों की रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी जो होता है उसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है। जो हार्ट पेसमेकर होता है उसमें भी नॉन रिचार्जेबल बैटरी के रूप में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। और घड़ियों में भी नॉन रिचार्जेबल बैटरी के रूप में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। लिथियम का प्रयोग मिश्र धातु के रूप में भी किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, मिश्र धातु के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिथियम को एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्रित करके, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्रित करके एक मिश्र धातु बनाया जाता है, जिसका उपयोग कवच चढ़ाने के लिए किया जाता है। कवच चढ़ाने में और विमानों के पार्ट्स बनाने में उपयोग किया जाता है। विमानों के पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो हाई स्पीड ट्रेनें होती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जो साइकिल का फ्रेम होता है उसमें भी इस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। लिथियम का जो सर्वाधिक भंडार है बोलीविया में है। सर्वाधिक भंडार जो है बोलीविया में है और उसके बाद अर्जेंटीना में है और तीसरे नंबर पे आता है चिली, जबकि 6वें नंबर पे आता है भारत। भारत का लिथियम भंडार में 6वां स्थान है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो लिथियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? बोलीविया में है। दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना है और तीसरे पे है चिली, जबकि भारत का इस क्रम में स्थान 6वां है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेथ वैली में एक अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है जो डेथ वैली है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्वी भाग में यह स्थित है।
डेथ वैली। डेथ वैली एक शुष्क और बहुत गर्म क्षेत्र है, शुष्क और गर्म क्षेत्र है। और यह एक मोजावे जो रेगिस्तान है ना, मोजावे रेगिस्तान जो अमेरिका में ही स्थित है, मोजावे रेगिस्तान के उत्तरी भाग में डेथ वैली स्थित है। यहीं पे एक अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें 97 धावकों ने भाग लिया था और ये करीब 48 घंटे का ये मैराथन था, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किसने अपना नया ओपन सोर्स एआई मॉडल लामा 3.1 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो लामा 3.1 ये ओपन सोर्स एआई है, मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो मेटा के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग को भी याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंकुन ला सुरंग परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में किया गया है उनके द्वारा ये इसका शुभारंभ। और यह जो सुरंग है सिंकुन ला सुरंग करीब 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग है और यह लद्दाख और हिमाचल को जोड़ेगा, हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा। यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को यह सुरंग जोड़ेगी और जब ये निर्मित हो जाएगी सिंकुन ला सुरंग तो ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। तो इसको भी याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी और इसको बीआरओ के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मोइदम को भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में स्थित है। जो मोइदम है, मोइदम जो असम राज्य के जो अहोम राजवंश के राजा रानियों और जो कुलीन वर्ग थे उनका एक कब्रिस्तान है। तो मोइदम क्या है? तो मोइदम कब्रिस्तान है अहोम राजवंश के राजाओं, रानियों और कुलीन वर्गों के ये कब्रिस्तान है। तो मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इसको सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है, इसको याद रखिएगा। और इस तरह से ये असम का तीसरा यूनेस्को विरासत स्थल है। इससे पहले 1985 में असम के 2 स्थलों को प्राकृतिक श्रेणी में रखा गया था, प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया था। असम के 2 स्थलों को प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान था, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान था और दूसरा जो था मानस वन्यजीव अभयारण्य था, मानस वन्यजीव अभयारण्य था। तो इन 2 स्थलों को प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो इस तरह से असम का यह तीसरा विरासत स्थल है यूनेस्को की सूची में। और अगर ये पूछा जाए कि ये सांस्कृतिक श्रेणी में, तो ये पूरे उत्तर पूर्वी भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है, असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है मोइदम, जिसे यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो स्थलों को शामिल करता है उसकी 3 सूची शामिल करता है। एक होता है सांस्कृतिक सूची में, और दूसरा होता है प्राकृतिक, और तीसरा जो होता है मिश्रित। तो 3 सूचियां निर्मित की जाती है यूनेस्को के द्वारा, एक सांस्कृतिक सूची और एक प्राकृतिक और एक मिश्रित सूची होती है। जो सांस्कृतिक सूची में अभी मोइदम को शामिल किया गया है और मिश्रित सूची में अभी तक भारत का एक ही स्थल शामिल किया गया है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम में स्थित है
मिश्रित सूची में भारत का एकमात्र स्थल शामिल है सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में जो यूनेस्को विरासत स्थलों की संख्या इस समय हो गई है कितनी, 43 हो गई है। 43वां जो स्थल है वो है मोइदम, जो कि असम में स्थित है। भारत में अगर देखा जाए तो पहली बार 1983 में पहली बार 4 स्थलों को शामिल किया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं, इन दोनों को शामिल किया गया, और ताजमहल को शामिल किया गया था, ताजमहल को शामिल किया गया, और उसी समय आगरा का किला को भी शामिल किया गया। तो इन 4 स्थलों को पहली बार यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। 4 स्थलों को, अजंता और एलोरा ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में है, जबकि ताजमहल और आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।